अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फिज़िक्स को किस तरीके से यूनिटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। रिजिड बॉडी का कंपोनेंट को हमने डिटेल में स्टडी किया। मास, ग्रेविटी और उसकी जो भी और प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, जो भी फिज़िक्स से रिलेटेड है, हमने उन सारी चीज़ों वगैरह को देखा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोड के ज़रिए से हम फिज़िक्स को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कल की एग्जांपल में हमारे पास ये 2 बॉल्स थी जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अभी के लिए हम एक बॉल को बंद कर लेते हैं और सिर्फ ब्राउन बॉल को रहने देते हैं। और ब्राउन बॉल के अंदर जितनी भी चीज़ें वगैरह थी उनको सारे हम डिफ़ॉल्ट के ऊपर ले जाते हैं। मास को 1 पे ले जाते हैं, 0.005 यूज़ ग्रेविटी, एंगुलर ड्रैग हमारे पास ये सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हमारे डिफ़ॉल्ट के ऊपर है। अब मैंने अगर कोड के थ्रू इसके ऊपर फिज़िक्स अप्लाई करनी है तो ऑब्वियसली मुझे इसके ऊपर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। जैसे हमने पहले पिछले कुछ वीडियोज़ में क्यूब मूवमेंट की स्क्रिप्ट बनाई थी, इसी तरीके से अब मैं क्यूब फिज़िक्स की स्क्रिप्ट बनाऊँगा। क्यूब फिज़िक्स की स्क्रिप्ट बनाऊँगा, वो नहीं है हमारे पास तो न्यू स्क्रिप्ट करके मैं ऐड कर दूँगा। तो क्रिएट एंड ऐड, यहाँ पे मेरे पास क्यूब फिज़िक्स की स्क्रिप्ट मेरे पास आ जाएगी। क्यूब फिज़िक्स की स्क्रिप्ट को अब मैंने खोलना हो तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके भी खोल सकता हूँ, यहाँ से भी खोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास इस वक्त क्यूब फिज़िक्स की स्क्रिप्ट आ गई है। अब हमने क्या कहते हैं इनपुट को भी देखा हुआ है कि अगर मैंने इनपुट में कोई बटन दबाने के ऊपर कोई अगर काम करवाना हो तो वो मैं किस तरीके से करवाते हैं। तो इफ इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट स्पेस, अगर मैं स्पेस का बटन प्रेस करूं तो मैंने क्या करवाना है कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट करे। अब जब भी मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट करवानी है तो पहली बात है ये किस कंपोनेंट से डील करेगी, क्योंकि हमने देखा था जब ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट करवाया था तो वो ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट था जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को मूव करवा सकते थे। लेकिन अगर कोई फोर्स वगैरह ऐड करवानी है, फिज़िक्स की कोई भी चीज़ वगैरह ऐड करवानी है, तो उसके लिए जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किया है वो हमारे पास रिजिड बॉडी का कंपोनेंट है। यानी मूवमेंट के लिए ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट के अंदर हम तब्दीली करते थे, फिजिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए रिजिड बॉडी का जो कंपोनेंट है उसके अंदर तब्दीली करते थे। तो ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट को जब भी हम गेट करते थे, हम खाली ट्रांसफॉर्म लिख देते थे, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट यूनिटी हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता था। लेकिन रिजिड बॉडी का कंपोनेंट वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं करता। तो ये वाला कंपोनेंट हमें अपने गेम ऑब्जेक्ट से लेना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्यूब फिजिक्स की स्क्रिप्ट यहाँ पे लगी हुई है और अब हमें रिजिड बॉडी का कंपोनेंट चाहिए इसके साथ डील करने के लिए। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी का कंपोनेंट का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ आर। और जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो मैं लिखता हूँ आर बी इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट। कौन सी टाइप का कंपोनेंट हमें चाहिए? रिजिड बॉडी का। और मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से उसके फंक्शंस के यहाँ पे ब्रैकेट डाल दी। तो ये गेट कंपोनेंट असल में भला क्या करता है, यानी ये स्क्रिप्ट जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी होगी, वो देखेगा कि क्या इस पूरे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं पे रिजिड बॉडी का कंपोनेंट लगा है कि नहीं लगा। हम इसकी रिजिड बॉडी के बजाय कोई और भी कंपोनेंट ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्म का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, स्फीयर कोलाइडर का भी ले सकते हैं, मैश रेंडर का भी ले सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं। लेकिन अभी हमें रिजिड बॉडी का चाहिए था तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने रिजिड बॉडी लिखा और ये जो है ये हमें रिटर्न करेगा असल में रिजिड बॉडी का कंपोनेंट, और वो रिजिड बॉडी का कंपोनेंट हमारे पास आरबी के अंदर आ जाएगा। तो जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले हम ट्रांसफॉर्म लिखते थे, इस वजह से रिजिड बॉडी का कोई भी फंक्शन हमने यूज़ करना होगा तो हम आरबी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आरबी हमारा वेरिएबल है। ये आरबी के बजाय हम कोई और भी वेरिएबल बना सकते थे, आप कह लो कि रिजिड बॉडी भी बना सकते थे। तो रिजिड बॉडी का मैंने ये वेरिएबल बना दिया। तो जैसे ट्रांसफॉर्म का एक फंक्शन है ट्रांसलेट, रिजिड बॉडी का फंक्शन है ऐड फोर्स। और वो ऐड फोर्स कहाँ कहाँ हो सकती है? ऐड फोर्स एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वाई एक्सिस में भी हो सकती है, जेड एक्सिस में भी हो सकती है। यानी हम फोर्स लगाएंगे तो वो एक्स एक्सिस में लगेगी, वाई एक्सिस में लगेगी, जेड एक्सिस में लगेगी। मैं अब फोर्स लगाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं 10 फोर्स एक्स एक्सिस के अंदर ऐड कर देता हूँ, 10,10,10, ठीक है। 10 यूनिट ऑफ फोर्स, 10 जाउल्स ऑफ फोर्स होगी, पता नहीं क्या यूनिट होता था फोर्स का, भूल गया। हाँ, अब तो स्पेस दबाने के ऊपर इसके अंदर फोर्स ऐड होगी। अब मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे ही मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ तो मेरी बॉल वहाँ पर मूव करने लग गई है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट और इस मूवमेंट के अंदर आप फ़र्क देखोगे, वो फ़र्क क्या है कि वो मूव करते जा रही है। क्योंकि ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट के अंदर हम सिर्फ पोजीशन चेंज करते थे, यहाँ पे हमने फोर्स लगाई और वो फोर्स उसके अंदर है।
और आहिस्ता आहिस्ता से वो जाते जा रही है और फोर्स आहिस्ता आहिस्ता से कम होते रहेगी। वो किस वजह से कम होते रहेगी? क्योंकि ड्रैग कम होता रहेगा। यानी जो ड्रैग जो है लास्ट में हमने देखा था, जो उसकी रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, उसकी वजह से बॉल आहिस्ता होते रहेगी। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा फोर्स लगा दी तो वो बॉल, उसके अंदर फोर्स आ गई। यानी ये बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने धक्का दी। ठीक है, तो ये मैंने फोर्स लगा दी। अब जब भी हम ऐड फोर्स करते हैं और ऐड फोर्स के साथ हम एक फोर्स का मोड भी देख सकते हैं, फोर्स मोड डॉट एक्सेलरेशन। तो मुख्तलिफ फोर्स के मोड्स हैं। एक एक्सेलरेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फोर्स का मोड होता है वो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन असल में एक ऐसी फोर्स होती है कि हम धक्का दे रहे हैं। ठीक है, मैं असल में ना ये जो प्लेन है मेरा, इसको मैं ना थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि जब भी हम यहाँ से देखें ना तो हमें यहाँ पे ना एक बड़ी पिक्चर नज़र आ रही है। तो अभी मेरे पास गेम चल गई है और जैसे मैं स्पेस दबाता हूँ वो आगे गई, और फिर मैं स्पेस दबाता हूँ फिर वो एकदम से स्पीड पकड़ रही है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, जिस तरीके से कोई गाड़ी चल रही होती है ना, हम उसका नाइट्रोस दबाते हैं तो वो बीच में एक एक्सेलरेशन आती है। ठीक है, तो लाइक यानी ये असल में धक्का दे रहे हैं हम उसको। ये जो फोर्स मोड डॉट एक्सेलरेशन है। तो जितने देर के लिए मैं की यानी स्पेस को दबाए रखता हूँ तो उतनी देर के लिए आप कह लो कि हमारा धक्का लग रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं चाहता हूँ कि बस एक इम्पल्स के लिए, जैसे क्या कहते हैं आप गोली मारते हो, तो एक फोर्स मोड है इम्पल्स। इम्पल्स क्या करता है, वो बिल्कुल एक ऐसी फोर्स है कि बस एक आपने ठक करके मारी, या जैसे वॉलीबॉल के अंदर आप एकदम से यूं करके मारोगे और एक इम्पल्स जाएगी एकदम से, बस एक जगह के लिए धक्का लगा, बिल्कुल एक स्प्लिट ऑफ द सेकंड के लिए धक्का लगा और वो बॉल आगे जा रही है। जब गोली मारते हो तो जो गन है वो गोली पे जो फोर्स लगाती है वो इम्पल्स वाली फोर्स लगाती है। ठीक है, तो जब भी हमने इम्पल्स वाली फोर्स लगानी है तो उसके लिए बेहतर है जो गेट की है, इसके लिए हम रखते हैं गेट की डाउन। गेट की डाउन वाला क्या करता है, गेट की और गेट की डाउन में जो डिफरेंस है, गेट की असल में ये है कि जब तक हम उसको प्रेस करते रहेंगे तो अंदर वाला कोड हमारे पास चलता रहेगा। गेट की डाउन सिर्फ कब चलता है, जब जो हमारी की है वो ऊपर से नीचे को प्रेस हो रही होती है। जैसे ही ऊपर से नीचे जाएगी वो बस एक दफ़ा चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। जैसे ही की ऊपर से प्रेस होके नीचे गई वो एक दफ़ा चला और फिर वो बस यानी एक ही दफ़ा चलेगा। गेट की डाउन, जैसे की डाउन होगी। ठीक है, तो अब हमने यानी इम्पल्स वाली फोर्स लगा दी और फोर्स का वो भी हम बढ़ा देते हैं, वैल्यू भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने 100 कर दी। तो अब मैंने जैसे ही वो की तो यानी क्या कहते हैं, हल्का सा आपने वो मारा तो उस तरीके की हमारे पास यानी ये बॉल आगे जा रही है। खैर क्या कहते हैं, हम इसको इसी व्यू के अंदर देखते हैं। और मैं दोबारा मारी, तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक एक करके इसके ऊपर धक्का मार रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो बॉल ऊपर से गिर रही है ना, ये शुरू ऊपर से गिरे ना, लेकिन जैसे ही मैं स्पेस दबाऊँ तो तब उसके ऊपर फोर्स लग जाए। तो बॉल ऊपर से गिरे ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। मैं कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ, इसकी पोजीशन के ऊपर भी लगा देता हूँ, रोटेशन के ऊपर भी, सारी कंस्ट्रेंट लगा दी कि शुरू में कोई ना हो रहा। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दी है तो एक तो मेरे पास बॉल मेरे पास यहाँ पे है सीन व्यू के अंदर, और ये मेरे पास गेम व्यू है। जैसे ही मैं स्पेस दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट लगा चुका हूँ। शुरू में तो नहीं गिर रही, लेकिन बाद में भी जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, चूँकि मैं कंस्ट्रेंट लगा चुका हूँ तो वो नहीं गिर रही। ठीक है, तो अब इसको हल करने के लिए मैं चाहता हूँ लाइक जैसे ही फोर्स लगे तो फोर्स लग जाए, लेकिन शुरू में बॉल ऊपर से नीचे ना गिरे। तो मैंने कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे पास की प्रेस होती है ना, मैं करता हूँ रिजिड बॉडी डॉट कंस्ट्रेंट्स इज इक्वल टू रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स डॉट नन। ठीक है, तो ये असल में क्या करेगा कि रिजिड बॉडी के जो भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, रिजिड बॉडी डॉट कंस्ट्रेंट डॉट नन जो है वो उनके सारे कंस्ट्रेंट्स खत्म कर देगा। तो कंस्ट्रेंट पहले लगे हुए होंगे, और लेकिन जब भी मैं स्पेस दबाऊंगा तो वो कंस्ट्रेंट ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म होने के बाद मैं उसके अंदर फोर्स लगा दूंगा। तो अब जैसे ही मैंने वो दबाया तो आप वो देख सकते हो कि वो बॉल एकदम से आके इम्पल्स के ऊपर लगी और वो बॉल आगे चले गई। तो रिजिड बॉडी डॉट एड फोर्सेस की वैल्यू अब हमने 5 की। अब इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं, और मैं जैसे ही दबाता हूँ तो ये बॉल ऊपर से नीचे गई। तो इसको मैं शुरू में शायद क्या कहते हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो सेव नहीं हो रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। इसको 20 करके देखते हैं, और तो ये बॉल हमारे पास इस तरीके से आगे चले। तो अगर मैं इसका कैमरा एंगल यूँ रखूँ
और अब मैं इसको भेजता हूँ बॉल को, तो हम इसको एक चीज़ हम देख सकते हैं, और वो ये है कि असल में उस तरीके से बिहेव करने लगी जिस तरीके से क्रिकेट बॉल कोई भी प्लेयर छोड़ता है और ये ऊपर से जाती है और वो नीचे जाके लगती है। तो ये हमारे पास उस तरीके से बिहेव करने लग गई। अब हम एक और काम करते हैं, ये जो मेरे पास है इसको मैं क्रिकेट की पिच बना लेता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे रखा। पिच बहुत बड़ी बन गई है, बॉल छोटी है, कोई मसला नहीं। अब ये हमारे पास आ गई। अब अगर मैं एक काम करूँ, ये है, अगर मैं इसकी यहाँ पे रोटेशन थोड़ी सी चेंज करूँ, तो और अब मैं इसको अप्लाई करूँ, तो खैर क्या कहते हैं, बॉल लाइक स्टिल उसी तरीके से बिहेव कर रही है। अगर इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस को मैं घुमा के बिल्कुल नीचे कर देता हूँ, यानी एक्स एक्सिस हमारे पास नीचे की तरफ आ गया बेशक, और अब मैं करता हूँ लेकिन बॉल उसी तरीके से बिहेव कर रही है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे ऐड फोर्स के फंक्शन को चेंज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड रिलेटिव फोर्स। ऐड रिलेटिव फोर्स जब मैं करता हूँ तो ये मेरे पास बॉल है, और जैसे ही मैं स्पेस क्लिक करता हूँ तो अब आपने देखा होगा कि बॉल नीचे गई है। अब ये बॉल नीचे क्यों गई है? बॉल नीचे इस वजह से गई है ये मेरे पास जो एक्सेस हैं यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ, अगर मैं इसको लोकल कर देता हूँ तो ये असल में जो बता रहा है कि जब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया था, ठीक है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया था तो जो एक्स एक्सिस है वो नीचे की डायरेक्शन में आ गया। तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अंदर लगा रहे हैं, और अब वो नीचे की डायरेक्शन के अंदर आ गया है। तो एक्स एक्सिस के अंदर जब फोर्स लगेगी अब वो आगे को नहीं जाएगी, अब वो नीचे के अंदर जाएगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि यूनिटी के अंदर ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस क्या होते हैं। अब मेरे पास अगर ये वाला मोबाइल है, अगर इस मोबाइल का एक्स एक्सिस मेरे पास इस डायरेक्शन में है, और अगर मैं इस मोबाइल को रोटेट कर दूँ तो अब इस मोबाइल का जो एक्स एक्सिस है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में हो गया। ये जो है ये लोकल एक्सिस है। लोकल एक्सिस क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ की ओरिएंटेशन को चेंज करते हो या उसकी रोटेशन को चेंज करते हो तो उसके एक्सिस उसके मुताबिक रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने गाड़ी थी, गाड़ी को हम जेड के अंदर फोर्स लगा रहे थे, मूव करवा रहे थे, तो हम जेड के अंदर यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी मुड़ती थी अब हम उसको आगे के लिए फोर्स लगाते थे तो वो इस डायरेक्शन में जाती थी बजाय वो इस डायरेक्शन में जाए। तो लोकल एक्सिस रिलेटिव होता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, और जो ग्लोबल एक्सिस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सिस से। मिसाल के तौर पर अगर बाय डिफॉल्ट हमारा एक्स एक्सिस ये वाला है तो बेशक अगर हम ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर दें तो ग्लोबल एक्सिस एक्स एक्सिस जो होगा ना वो यही रहेगा। लोकल एक्सिस चेंज होके तो ये हो गया, लेकिन ग्लोबल जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास यही रहा है। आसान लफ्ज़ों में आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से समझिए कि जो चीज़ मेरे राइट पे है, आप अगर सामने से देख रहे हैं तो वो आपके लेफ्ट के ऊपर है, क्योंकि राइट और लेफ्ट जो है वो हमारे लोकल एक्सेस है। ठीक है, इसी तरीके से कभी अक्सर लोगों को मसला आ रहा होता है कि वो बता रहे होते हैं, कॉल पे बता रहे होते हैं, रास्ता बता रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि आगे वो शादमान चौक आएगा ना, शादमान चौक से राइट मुड़ जाना। अब ये शादमान चौक से राइट मुड़ जाना कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, पहली जो उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये चाहिए कि वो बंदा आ किस साइड से रहा है। ठीक है, अगर बंदा दूसरी साइड से आ रहा हो तो वो जो उसके मुताबिक जो राइट मुड़ना है वो असल में लेफ्ट होगा। तो ये वाली कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, और ये यूनिटी के अंदर भी इस तरीके की कन्फ्यूजन वगैरह पाई जाती है। तो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ये जो हमारा है ये लोकल एक्सिस कहलाता है, और लोकल एक्सिस चेंज होने पे चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर जेड डायरेक्शन मेरी फॉरवर्ड मूवमेंट है तो अभी जेड एक्सिस मेरा ये है, लेकिन जैसे मैं यूँ चेंज हो जाता हूँ तो जेड एक्सिस मेरे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो लोकल एक्सिस मेरा चेंज हो गया। अब हमारे ग्लोबल एक्सिस क्या होते हैं? ग्लोबल एक्सिस जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ। आपका अगर वेस्ट राइट के ऊपर है तो मेरा भी वेस्ट राइट के ऊपर ही होगा।
हालांकि वेस्ट आपके राइट पे आ सकता है, मेरे लेफ्ट पे आ सकता है, ठीक है, लेकिन वेस्ट एक ही जगह पे, वो ग्लोबल एक्सिस है, आप कहीं पे भी रह के देख लो वो चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल एक ही जगह के ऊपर। तो इसी तरीके से यूनिटी के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक ग्लोबल एक्सिस होते हैं और दूसरे लोकल एक्सिस होते हैं। तो अगर हम ऐड रिलेटिव फोर्स करते हैं तो वो लोकल एक्सिस के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, और अगर हम ऐड फोर्स करते हैं तो वो ग्लोबल एक्सिस के ऊपर अप्लाई होती है। तो जब हम अप्लाई कर रहे थे तो बेशक मैंने इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन को चेंज भी कर दिया था, लेकिन वो स्टिल सीधा ही फोर्स लगा रहा था। लेकिन अब मैंने ऐड रिलेटिव फोर्स किया है, तो अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव हो चुका हुआ है, यानी उसका जो एक्स एक्सिस है वो नीचे की तरफ है, तो अब वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अब मैं यहाँ से ये वाली चीज़ डिफाइन कर सकता हूँ कि वो फोर्स किस जगह के ऊपर लगे। तो अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को शुरू में रोटेट करवा दूँ, तो जो भी हम बॉल फेंक रहे हैं, हम मिसाल के तौर पर क्रिकेट की गेम बना रहे हैं, तो हम फेंक सकते हैं कि बॉल को हमने शॉर्ट पिच करवाना है, फुल करवाना है, यॉर्कर करवाना है, वो किस तरीके से इसको सिर्फ रोटेट करवा सकते हैं। तो अगर अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बॉल बिल्कुल उस तरीके से मूव हुई, ठीक है। और अगर बॉल को मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा और अब मैं गेम को प्ले करूँगा, तो बॉल इस तरीके से जाएगी कि वो बाउंसर हो। अब बॉल नीचे गई है और बॉल नीचे से क्या हो गई है, गायब हो गई है। गायब क्यों हुई है? क्योंकि हमने एक चीज़ कही थी कि अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है तो उनकी कोलिजन जो है वो डिस्क्रीट नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, वरना बीच में कोई भी जो कोलिजन वाले फ्रेम्स है वो मिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी कोलिजन को यहाँ पे कॉन्टीन्यूस कर देता हूँ और अब मैं चलाता हूँ और अब मैं स्पेस दबाता हूँ, तो वो एक पूरा बाउंसर लगा है, ठीक है, मज़े का बाउंसर लगा है। एक दफ़ा तुम्हारा चला के देखते हैं, ये हमारे पास बाउंसर आया, ठीक है। अब हम एक और काम, अब हम करते हैं रिजिड बॉडी डॉट एड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हो तो वो फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन के अंदर मूव करवाती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप घुमाते हो तो वो असल में उसके ऊपर आप टॉर्क लगा रहे होते हो, ठीक है। जिस तरीके से ट्रांसलेट जो था वो पोजीशन मूव करवा रहा होता था और रोटेट जो था वो रोटेशन मूव करवा रहा होता था, इसी तरीके से जो ऐड फोर्स है वो पोजीशन मूव करवा रही होती है और जो टॉर्क है वो रोटेशनल फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं टॉर्क भी ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने 30 टॉर्क ऐड कर दिया और (0, 0 30F, 0, 0। हाँ, तो अब एक तो फोर्स भी लग रही है और साथ में इसके टॉर्क भी लग रहा है, यानी अब जो ऑब्जेक्ट बॉल है वो हमारी आगे भी जाएगी और आगे जाते जाते वो बॉल घूम भी रही हो, ठीक है। यानी यूँ भी फोर्स मारी और बॉल को यूँ करके घुमा के मारी, यानी जिस तरीके से बॉल को स्पिन कराते हैं हमने वो वाली चीज़ करवाई। तो अब जैसे ही मैं ये दबाता हूँ तो अब वो आप देखोगे कि जो पूरे जो एक्सेस हैं ये हमारे पास घूम रहे हैं। और एक दफ़ा इसको दोबारा करते हैं, बिल्कुल ना बॉल के हम सीध में जाते हैं, कैमरे को बिल्कुल सीध में रखते हैं इस तरीके से। और खैर टॉर्क को ये जो 30 है इसको बढ़ा के मैं कर देता हूँ 90। और हाँ, तो अब देखा होगा कि बॉल नीचे से लग के थोड़ा सा लेफ़्ट होती है, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट नहीं होती, वो थोड़ा सा लेफ़्ट होती है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो रिलेटिव फोर्स मैं लगा रहा हूँ मूवमेंट के लिए मैं उसको बंद कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं सिर्फ टॉर्क लगाऊँ तो डिफरेंस क्या आता है। और जैसे मैंने टॉर्क लगाया है तो इसने मूव किया और जैसे ही नीचे ठप्पा लग के क्या कहते हैं इधर लेफ़्ट की तरफ रोटेट करना शुरू हो गया। और अगर मैं इसको फोर्स के साथ लगाता हूँ तो ये इस तरीके से कि अगर आपने बॉल फेंकी है और वो थोड़ी सी स्विंग हुई है, तो अब जैसे ही हम बॉल को फेंकते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव फोर्स भी लग रही है, टॉर्क भी लग रही है। तो जब जैसे हम बॉल को फेंकेंगे तो वो सीधी भी जाएगी और थोड़ी सी लेफ़्ट को स्पिन भी करेगी। तो ये थोड़ी सी आगे गई और फिर आप जाके क्या कहते हैं थोड़ी सी लेफ़्ट पे जाके बॉल टर्न भी हुई है। और हम इसको ये देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। हमने देखा है कि कोड के ज़रिए से हम कंस्ट्रेंट्स वगैरह को किस तरीके से चेंज करते हैं, कोड के ज़रिए से हम फोर्स किस तरीके से लगाते हैं, मुख्तलिफ टाइप ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, एक्सेलरेशन, इम्पल्स फोर्स के अंदर डिफरेंस क्या है,
और अगर हमने रोटेशन फोर्स लगानी हो, मतलब कि टॉर्क लगाना हो, तो वो हम किस तरीके से लगाते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर जाके हम मज़ीद फिज़िक्स को डिस्कशन कर देंगे और देखेंगे कि कोलिजन डिटेक्शन हम अपनी गेम के अंदर किस तरीके से करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, आपको भी सवाब मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।